लिए साहित्य पर। और ये चीज़ मेरे दिल के करीब है। मैं लिख बहुत ज़्यादा नहीं सकता, लेकिन मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ। गीत सर को फॉलो करता हूँ, सत्य सर को फॉलो करता हूँ। और ये मेरे लिए बड़ा ही सम्मान का विषय है कि आप दोनों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इस वक्त स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले सत्य व्यास, जो इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगे। प्लीज़ वेलकम कीजिए। Yes. हमारे साथ रमा पांडे जी ऑलरेडी हैं स्टेज पर, प्लीज उनका वेलकम कीजिए। गीत चतुर्वेदी जी, प्लीज। यतीश कुमार जी, प्लीज सर। उत्पल बैनर्जी जी, प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए। नीलेश रघुवंशी जी और राजीव कुमार जी। जी सर, जी सर, प्लीज सर। सो अभी आपके सामने पूरा पैनल है, एक से एक कविताएं और कहानियां लिखने वाले लोग, उपन्यास लिखने वाले लोग, बेहतरीन लेखक। आपको ये सौभाग्य मिला सुनने को। प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा और सत्य सर को मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया विकास, बहुत शुक्रिया कलिंगा लिट फेस्ट हमें ये मौका देने के लिए। साहित्य जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहता है, इसीलिए कोई भी साहित्यकार सिर्फ कवि नहीं रह पाता। उपन्यासकार, लेखक हर विधा में कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मॉडरेट कर रहा हूँ। जी हाँ, और दूसरी बात, इस बात के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि लेखक जो है ना अपनी, और कवि खासकर अपनी सामाजिकता में भी बहुत अकेला होता है। तो उसको हम अकेला ना छोड़ें। हो सकता है हम लोग कम हों, लेकिन हमारे पास जो है वो तालियों की ज़रूरत जहाँ भी पड़े। मैं बिल्कुल कहूँगा अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कवि का मनोबल बढ़ाएं। शुरुआत करूँगा, उसके पहले एक बात बता दूँ जो कि पहले जो वक्त हुआ करता था, जो कवि होता था उसके सामने हम क्षमा रखते थे, कहते थे कि अब आप प्रारंभ करें। अब चूँकि इतनी लाइट है और लेकिन अब वो शुरुआत तो करनी है, तो इस माइक को ही मान लेता हूँ क्षमा। और शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहूँगा मेरे दाहिने बैठे हुए उत्पल से। उत्पल बनर्जी बहुत ही समृद्ध, बहुत ही अच्छे कवि हैं। आप इन्हें सुने और ज़रूर स्वागत करें अगर आपको कविता आप तक पहुँचती हो तो। दो तीन कविताएं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक कविता है, इसका शीर्षक है घर। घर। मैं अपनी कविता में लिखता हूं घर। मैं अपनी कविता में लिखता हूं घर और मुझे अपना घर याद ही नहीं आता। मैं अपनी कविता में लिखता हूं घर और मुझे अपना घर याद ही नहीं आता। क्या बात है। याद नहीं आती उसकी मेहराबें, आले और झरोखे। क्या यह बेदरो दीवार का घर है? क्या यह बेदरो दीवार का घर है? बहुत याद करता हूं तो टिहरी हरसूद याद आते हैं। बहुत याद करता हूं तो टिहरी हरसूद याद आते हैं। याद आती हैं उनकी विवश आंखें, मौत के आतंक से पथराई। हिचकोले खाते छोटे छोटे घर बच्चों जैसे। हिचकोले खाते छोटे छोटे घर बच्चों जैसे। समूचे आसमान को घेरता बाज नजर आता है, रह रह कर नाखून तेज करता हुआ। सपनों को रौंदते टैंक निकल सपनों को रौंदते टैंक धूल उड़ाते निकल जाते हैं। कहां से उठ रही है ये रुलाई? ये जले हुए घरों के ठूंठ, ये कौन सी जगह है? किनके रक्त से भीजी ध्वजा अपनी बर्बरता में लहरा रही है बेखौफ? क्या ये घर अफगानिस्तान है, यरूशलेम, सोमालिया, क्यूबा, इराक है ये घर?
चिली, कंबोडिया, साबरमती में ये किनके कटे हाथ उभर आए हैं। साबरमती में ये किनके कटे हाथ उभर आए हैं, बुला रहे हैं इशारे से। क्या इन्हें भी अपने घरों की तलाश है? क्या इन्हें भी अपने घरों की तलाश है? मैं कविता में लिखता हूं घर, तो बेघरों का समुद्र उमड़ आता है। बढ़ती चली आती हैं असंख्य मशालें, कदमों की धूल में खो गए मॉन्यूमेंट, आकाश चूमते दंभ के प्रतीक बदरंग और बेमकसद मालूम होते हैं। जब सूख जाता है आंसुओं का सैलाब, तो पलकों के नीचे कई कई सैलाब घुमड़ आते हैं। जलती आंखों का ताप बेचैन कर रहा है, जलती आंखों का ताप बेचैन कर रहा है। विस्फोट की तरह सुनाई दे रहे हैं खुरदुरी आवाजों के गीत, विस्फोट की तरह सुनाई दे रहे हैं खुरदुरी आवाजों के गीत। मेरा घर क्या इन्हीं के आसपास है? बहुत खूबसूरत। एक कविता और है, इसका शीर्षक है जिएंगे इस तरह। हमने ऐसा ही चाहा था कि हम जिएंगे अपनी तरह से और कभी नहीं कहेंगे मजबूरी थी। हमने ऐसा ही चाहा था कि हम जिएंगे अपनी तरह से और कभी नहीं कहेंगे मजबूरी थी। हम रहेंगे गौरैयों की तरह अलमस्त, अपने छोटे से घर को कभी ईंट पत्थरों का नहीं मानेंगे। उसमें हमारे स्पंदनों का कोलाहल होगा। दुख सुख इस तरह आया जाया करेंगे जैसे पतझड़ आता है, बारिश आती है। कड़ी धूप में दहकेंगे हम पलाश की तरह, तो कभी प्रेम में पगे बह चलेंगे सुदूर नक्षत्रों के उजास में। हम रहेंगे बीज की तरह अपने भीतर रचने का उत्सव लिए, निदाग में तपेंगे, ठिठुरेंगे पूस में। अंधड़ हमें उड़ा ले जाएंगे सुदूर अनजानी जगहों पर। जहां भी गिरेंगे वहीं उसी मिट्टी की मधुरिमा में खोलेंगे आंखें। हारें या जीतें, हम मुकाबला करेंगे समय के थपेड़ों का। उम्र की तपिश में झुलस जाएगा रंग रूप, लेकिन नहीं बदलेगा हमारे आंसुओं का स्वाद। नेह का रंग, वैसी ही उमंग हथेलियों की गर्माहट में। आंखों में चंचल धूप की मुस्कुराहट कि मानो कहीं कोई अवसाद नहीं, हाहाकार नहीं, रुदन नहीं, अधूरी कामनाओं का। तुम्हें याद होगा हेमंत की एक रात प्रतिपदा की चंद्रिमा में हमने निश्चय किया था, अपनी अंतिम सांस तक इस तरह जिएंगे हम कि मानो हमारे जीवन में मृत्यु है ही नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक कविता और सुना सकता हूं? हाँ बिल्कुल। लौटना। अभी आता हूं कहकर हम निकल पड़ते हैं घर से। अभी आता हूं कहकर हम निकल पड़ते हैं घर से। हालांकि अपने लौटने के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता। हालांकि अपने लौटने के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता, लेकिन लौट सकेंगे की उम्मीद में हम निकल ही पड़ते हैं। लेकिन लौट सकेंगे की उम्मीद में हम निकल ही पड़ते हैं। अक्सर लौटते हुए अपने और अपनों के लौट आने का होने लगता है विश्वास कि जैसे अभी आती हूँ कहकर गई हुई नदी जंगलों तलहटियों से होती हुई फिर लौट आती है सावन में। लेकिन इस तरह हमेशा कहाँ लौट पाते हैं लोग। आने का कहकर गए लोग हर बार नहीं लौट पाते अपने घर। कितना आसान होता है उनके लिए अभी आता हूँ कहकर हमेशा के लिए चले जाना। कितना आसान होता है उनके लिए अभी आता हूँ कहकर हमेशा के लिए चले जाना। असल में जाते समय अभी आता हूँ कहना उन्हें दिलासा देना होता है, जो हर पल इस कश्मकश में रहते हैं कि शायद इस बार भी हम लौट आएंगे, कि शायद इस बार हम नहीं लौट पाएंगे। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। शुक्रिया। इतनी खूबसूरत कविताओं से शुरुआत हुई है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस बात के लिए कि बाकी की कविताएं भी आपको इसी तरह पसंद आएंगी। इसी विश्वास के साथ मैं जो ये माइक रूपी क्षमा है वो रमा जी की तरफ बढ़ाता हूँ। रमा जी अपनी कविताएं सुनाएं जी।
देखो, अगर ये तालियां मेरे लिए बजा रहे हो तो ठीक से बजा लो यार। मैं ये सिंह साहब सामने बैठे हैं, मैं इस मामले में सिख धर्म की अनुयायी हूँ कि आप में से एक एक 1.25 लाख का है। तो ये जो 60 अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, जिन्होंने इतनी बढ़िया इनकी कविताओं को बढ़िया ढंग से सुना, सलाम आपको है। बस वही प्यार दिए दीजिए। मैं और कवियों की तरह हरगिज आंचल फहरा के नहीं कहूँगी तालियां दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। बस जहाँ आपका दिल करे वही कीजिए। मैं लिखती हूँ क्योंकि जब भाव गुहार लगाते हैं, गुहार माने पुकार लगाते हैं, जब भाव गुहार लगाते हैं, मैं इसी में से पढ़ देती हूँ क्योंकि मैंने इसी में लिखा था। ये पढ़िए, एक सेकंड इसको पकड़िए। कि लिखता कोई क्यों है मेरे जैसा आदमी स्पेशली, तो मैं ये कहती हूँ, जब भाव गुहार लगाते हैं खोलो, जब भाव गुहार लगाते हैं खोलो पिंजरा उड़ जाने दो, जब भाव गुहार लगाते हैं खोलो पिंजरा उड़ जाने दो, तब मन आतुर हो जाता है कुछ कहने को, लिख जाने को। वो टाइम है जब मैं लिखती हूँ, इसलिए मैंने किसी भी शास्त्रीय बंधन को बंधन नहीं माना। मेरी कलम उन्मुक्त है, जिस विधा में, जिसमें छंद में, नई छंद में जो मर्जी आई वो मैंने लिखा आप सबके सामने, आपके दिल तक अपने दिल की आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो अगर पहुंचती है तो अच्छी बात है। इन्होंने जहां छोड़ा वहीं से उठाती हूँ एक कविता। इन्होंने घर से छोड़ा और घर पढ़ा। मैं अब वो घर बताती हूँ जो घर, भाई साहब पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई किसी की वो आ रही है बेटे। ये कविता मेरी इंटरनेशनली अवॉर्डेड कविता है। इसलिए नहीं कि मेरा नाम सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ है ये इसलिए अवॉर्डेड है कि इसने सबके मन को छू लिया। ये आज की सच्चाई बोलती है। और ये घर के नाम से एक बड़ी अलग किस्म की कविता है। मेरे भाइयों ने घर बनाए और सब लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान किसकी तरफ जाता है? सबसे बढ़िया ग्रेनाइट कौन सा खरीदें, कौन सा शैंडलियर कहाँ लगेगा, कौन सा संगमरमर कहाँ जाएगा। सालों बाद उन घरों को, फार्म हाउसेस को, कश्मीर के बड़े बड़े घरों तक जहाँ मैं ब्याही गई हूँ, आप देखेंगे बड़े मकान खाली पड़े हैं। और तब एक ही सच सामने आता है कि घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। वो घर होता है स्वर्ण महल जहाँ रिश्तों की हो चहल पहल। वो घर होता है स्वर्ण महल जहाँ रिश्तों की हो चहल पहल। जहाँ सुबह गीत हो शाम गजल, जहाँ मौसम आए अदल बदल। घर इंद्रधनुष हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। ये रिश्ते बसंत बहारों से, हर रिश्ते का वो, ये रिश्ते बसंत बहारों से, सावन की मस्त फुहारों से, सिगड़ी सुलगे अंगारों से, ये पूर्ण चंद्र के ज्वारों से। ये रिश्ते बसंत बहारों से, सावन की मस्त फुहारों से, सिगड़ी सुलगे अंगारों से, ये पूर्ण चंद्र के ज्वारों से। घर कायनात हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। और क्योंकि हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है अंग अलग। हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग। घर सिर्फ मकान नहीं रहता, घर एक दुआ बन जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। और हम करते क्या है रिश्तों का? इनको टांगते तस्वीरें बना के। रिश्ते टंग जाते, रिश्ते हंसते दीवारों पर। ये काका जी, ये चाची जी, भतीजा जी, रिश्ते टंगते दीवारों पर, रिश्ते हंसते चौवारों पर। और रिश्ते टंग जाते तोरण से चौखट की बंधनवारों पर। हमारे यहाँ राजस्थान में बाकायदा ये रस्म है, अगर आपका दामाद घर आता तो तोरण पहले
चौखट की में लगाता और उसके साथ एक रिश्ता अंदर आ जाता है, और उसी तोरण के नीचे बहू आती है तो कदम रखती, एक रिश्ता और अंदर आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि रिश्ते टंगते दीवारों पे, रिश्ते हंसते चौबारों पे, रिश्ते टंग जाते तोरण से चौखट की बंधनवारों पे, घर स्वस्तिमय हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है, घर शुभमय हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। और रिश्ते करते क्या हैं? रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते भर जाते सूनापन, रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते भर जाते सूनापन, कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन, कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन। घर एक मंदिर बन जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। और फिर जाते समय कहते क्या है, जो मैं कलिंगा फेस्टिवल को कह के जा रही हूँ, साहित्य के इस घर को कह के जाती हूँ, और जाते समय मैं हर रिश्ता कहता है, इस रिश्ते को जाते समय कहता है, तुलसी का बिरवा हरा रहे, घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे, देहरी पे दीपक जरा रहे, घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे, देहरी पे दीपक जरा रहे। जिस घर में हो ये स्वस्थ वचन, माने शुभ कामनाएं जिस घर में गूंजती हूँ, वो जिस घर में हो ये स्वस्थ वचन, वो घर गिरजाघर होता है, वो घर मस्जिद हो जाता है, वो घर गुरुद्वारा होता है, वो घर मंदिर बन जाता है। घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है, घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। बहुत खूबसूरत। मैं अगली दोनों कविताएं अलग अलग मैंने कहा मैं तरह से लिखती हूँ। एक कविता मेरी माँ के नाम है और उसका उन्वान है माँ से माँ तक। अब चूंकि ये पकड़ना एक बड़ी मुसीबत बात है और ये मैं पूरी रेफरेंस के साथ पढ़ रही हूँ जी। थैंक यू। माँ से माँ तक। एक दिन, अब चूंकि मैं फिल्म मेकर हूँ तो मेरे शब्द जो हैं कैमरे के चित्र के बिंब की तरह चलते हैं। अब उसको उसी तरह देखिए, समझिए कि आप मेरे साथ मेरे आंगन में हैं। माँ से माँ तक। एक दिन जाड़े की धूप माँ के बगीचे तक उतर आई थी। माँ अपने धवल सफ़ेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्काई थी। एक दिन जाड़े की धूप माँ के बगीचे तक उतर आई थी। माँ अपने धवल सफ़ेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्काई थी। सहन में माँ, उसका बाग, उसके फूल ही नहीं, कुछ चिड़ियाँ थीं, ऊन का गोला था, एक हिंदी का अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए थे। एक अजब सुकून था, माहौल नशे में चूर था। आंगन में जैसे फरिश्ते उतर आए थे, आंगन में जैसे फरिश्ते उतर आए थे। मैं माँ के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। माँ की गरिमा, माँ की गहराई, माँ की समझ, माँ की पहल, माँ की परख, माँ के धीर धरने की कला उस दिन मैंने अपने में समेटी थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी जैसे आम की अमराई थी और मैं उसके होने के एहसास पर झूले झूलती कितना इतराई थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली आम की अमराई थी कि अचानक मेरी माँ ने एक प्रश्न पूछा, कि अचानक मेरी माँ ने एक प्रश्न पूछा, मैं जब मर जाऊंगी तो दोबारा क्या बन जाऊंगी? मैं जब मर जाऊंगी तो दोबारा क्या बन जाऊंगी? मैं हतप्रभ निरुत्तर माँ के प्रश्न को अचानक पड़े तमाचे सा झेल गई। सोचने लगी, माँ ये कैसा खेल खेल गई? मैं हतप्रभ निरुत्तर माँ के प्रश्न को अचानक पड़े तमाचे सा झेल गई। मैं सोचने लगी, माँ ये कैसा खेल खेल गई? माँ ने शिशुवत जिद के साथ फिर पूछा, बता ना, मैं मरने के बाद क्या बन जाऊंगी? मैंने सहसा पाया जैसे माँ कोई जिद्दी बच्चा है जिसके सवाल रोके नहीं जाते, उसके शब्द यूं ही हवा में उछाले नहीं जाते। हम वैसे भी माँ की किसी बात को कभी टाल ही नहीं सकते थे, और यहाँ तो माँ खुद जिद्दी बच्चे की तरह बैठी थी। तो मैं कहती हूँ आगे, मैंने माँ की ओर देखा
अपना गला साफ किया और कहा, अब जाओगी कहाँ? यहीं रहोगी, हमारे आसपास, हमारे साथ। तुम्हारी देह मरकर जब ऊर्जा तत्व में तपेगी, चिता में जलेगी और अस्थि अवशेष राख बनकर नदी की धार की अजस्त्र धाराओं में बह जाएंगे, तब माँ तुम वायु तत्व बनकर राख के साथ हवाओं में बिखर जाओगी। तब माँ तुम राख के साथ हवाओं में बिखर जाओगी और हवा के साथ धरती में समा जाओगी और तुम में आ मिलेगा प्राण तत्व, जो इस घास का बीज बन जाएगा और तुम यहीं इसी आंगन में मखमली धूप सी बिछ जाओगी। और जब हम अपने छाले भरे थके पांव धूप पर धरेंगे तो तुम उन्हें प्यार से सहलाओगी। ये भी तो हो सकता है माँ, वो बीज गुलदाउदी का हो, तब तो तुम हर जाड़े में बार बार खिल जाओगी। और अगर चिड़िया बनी माँ तो इसी आम पर बैठी चहचहाओगी, अपनी भाषा में फटकारोगी और हमसे कहोगी, अरे नालायकों, ये किन आलतू फालतू बातों से मेरा घर भर दिया, मैंने क्या विरसे में तुम्हें यही दिया? माँ जोर से हंस दी, बोली क्या जवाब दिया है, अरे वाह, यानी मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के पास, आस पास बनकर एहसास। यानी मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के पास, तुम लोगों के साथ बनकर एहसास। बस ये एहसास बनाए रखना, बस ये एहसास बनाए रखना, संग साथ बनाए रखना। अब मैं चैन से मर जाऊंगी, अपने भगवान के घर जाऊंगी। अब तुम पगली रम्मो नहीं रही, रमा हो गई हो। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही, मेरी माँ हो गई हो। और माँ चली गई, और माँ चली गई। तब से जाड़े में हर साल जब भी गुलदाउदी का फूल खिलता है, मुझे लगता है इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया कविता है। दोस्तों, हमारे पास थोड़ा सा समय अभाव भी हो रहा है, तो हम रमा जी की तीसरी कविता की तरफ ज़रूर लौटेंगे, लेकिन तब तक हम कोशिश करते हैं कि जो हमें समय अलॉट किया गया है उसमें हम बाकी कवियों को भी सुन लें। बड़ी अच्छी बात कही रमा जी ने, घर का आंगन। इससे मुझे यतीश जी की किताब याद आ गई, अंतस की खुरचन। तो मैं बिल्कुल उन्हें इसके लिए आमंत्रित करूंगा कि अपनी कविताएं सुनाएं। और मैं, हालांकि ये कहना बड़ा अजीब लगता है, बड़ा दुविधापूर्ण भी है, लेकिन मैं बाकी कवियों से भी आग्रह करूंगा कि हम ज़रूर अपने समय का ध्यान रखें और इसके हिसाब से पढ़ें। जी। तो सीधे शीर्षक पे आता हूँ और पहली कविता प्रेम कवि के बगल में बैठ के कोशिश करता हूँ प्रेम कविता सुनाने की, और शीर्षक है हम तुम। एक स्थिति है हम तुम। वो जो डाल पर बैठे तोता मैना है ना, वो हम तुम है। पेड़ की जो दो फुंगनियां आपस में बिन बात बतियाती रहती हैं, वो हम तुम है। कुमुदनी के फूल जोड़ों में ही खिलते हैं। 2 दिन पहले तुम्हारे गमले में ही तो खिला था, वो हम तुम है। हम हैं स्टेशन की पटरियां, हम हैं स्टेशन की पटरियां जो शुरुआत में समानांतर और आगे जब चाहे क्रॉसिंग पर गले मिलते रहते हैं, वो हम तुम है। या फिर हम हैं नाव के दोनों चप्पू, या फिर हम हैं नाव के दोनों चप्पू, साथ चलने से जिनकी गति रहती है, साथ चलने से जिसकी गति रहती है, और जो गंतव्य पर पड़े रह जाते हैं एक साथ रात काटने के लिए। और हम हैं एक्वेरियम में तैरती नीली सुनहरी मछलियां, मौन को चुगती, इशारों में बतियाती, या फिर पिंजड़े को अपना घर बनाते गिनी पिग। हम दोनों हैं कभी 2, असंख्य, या फिर सिर्फ शून्य। थोड़ा सा प्रेम से आगे बढ़ते हैं और बेटी की तरफ चलते हैं। तो शीर्षक है सबसे प्यारी हंसी। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी
हौले से छू लेता हूं। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूं। हथेली में हर श्रृंगार भराता है। और जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से हजारों जुगनुओं के भीड़ उड़ते हैं। जिंदगी रोशनी से भर जाती। और जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगता है। जब तुम हंसती हो तो लगता है सैकड़ों दाने कंसार में भुंजा बन साथ साथ फूट रहे हैं। और जब तुम हंसती हो तो फुनगियां भी हवा के संग डोलना भूल जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है। चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। अंतिम 4 पंक्ति है कि और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। बहुत खूबसूरत। इस भाव को थोड़ा सा मोड़ते हुए मैं देह बाजार और रोशनी समाप्त अंतिम कविता पढ़ूंगा। जैसा कि शीर्षक से पता है कि देह बाजार और रोशनी, इसकी सीरीज है 4-5 कविताओं की। इसकी पहली कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। घर के कोने में धूप कुछ धुंधली सी पड़ रही है। घर के कोने में धूप कुछ धुंधली सी पड़ रही है। रंगीन लिबास में मुस्कुराहट नकाब ओढ़े घूम रही है। उस गली में पहुंचते ही वसंत पीले से गुलाबी हो जाता है। उस गली में पहुंचते ही वसंत पीले से गुलाबी हो जाता है। इंद्रधनुषी सतरंगी किरणें उदास एक रंगी हो जाती है। वहां से गुजरती हवा थोड़ी सी नमदार, थोड़ी सी शुष्क, नमक से लदी, भारेपन के साथ हर जगह पसर जाती है। हवा में सिर्फ देह का पसीना तैरता है। हवा में सिर्फ देह का पसीना तैरता है। दर्द और उबासी में घुलती हंसी खूब जोर से ठहाके लगाती है। सब रूप बदलकर मिलते हैं वहां। सिर्फ मिट्टी जानती है बदन पिघलने का सोंधापन और बर्दाश्त कर लेती है पसीने की दुर्गंध। मिट्टियों के ढूंढ पर बालू से घर बनाता एक 8 साल का बच्चा, और ठीक उसी समय एक 12 साल की लड़की कुछ अश्लील पन्नों को फाड़ती है और लिखती है आज़ादी के गीत। 15 अगस्त बीते, अभी कुछ ही दिन बीते। बहुत खूबसूरत। बहुत दोस्तों, यह एक कवि ही कर सकता है कि अपनी कविताएं प्रेम से शुरू कर और विभिन्न आयामों की तरफ ले जाए। और मैं जानता हूं कि मेरे साथ साथ आप सब लोग और भी कविताएं सुनने को आतुर हैं, और उससे भी ज़्यादा आप आतुर हैं गीत को सुनने को। गीत लेकिन 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 स्वीट डिश जो होता है वो अंत में ही शेयर किया जाता है। तो मैं आपको भी, खुद को भी और गीत को भी थोड़ा और इंतज़ार करवाऊंगा। और यही फिर माइक्रोपी क्षमा में नीलेश की तरफ बढ़ाता हूँ। नीलेश अपनी कविताएं पढ़ें जी। मैं 3-4 कविताएं सुना रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है साइकिल का रास्ता। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। अंधे मोड़ को काटा ऐसे कि रास्ता काटती बिल्ली भी रुक गई दम साथ कर। ढलान से ऐसे उतरी समूचे दुनिया को छोड़ रही हूँ जैसे पीछे। चढ़ाई पर ऐसे चढ़ी कि पहाड़ों को पार कर पहुंचना है सपनों के टीलों तक। साइकिल चलाते ही जाना कितनी जल्दी पीछे छूट जाता है शहर। शहर को पार करते हुए जाना, नदी ना होती तो शहर की सांसें जाने कब की उखड़ गई होती। पहला पहिया ना होता तो कुछ करने की, जीतने की जिद ना होती।
खड़ी हूं आज उसी सड़क पर बगल में साइकिल दबाए, पैदल चलते लोगों को देख घबरा जाती हैं अब सड़कें, रास्ता काटने से पहले 10 बार सोचती हैं बिल्लियां। गाय और कुत्ते भी पहले की तरह नहीं बैठते अब सड़क के बीचों बीच, देखा नहीं आज तक सड़क पर किसी बंदर को घायल अवस्था में, मृत्यु का आभास होते ही पेड़ की खोए में चले जाते हैं वे। क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किसी खो में? क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किसी खो में? रौंप दी जाएगी क्या साइकिल भी किसी स्मृति वन में? साइकिल में जंग भी नहीं लगी और रास्ते पथरीले हुए बिना खत्म हो गए, फिर भी भोर के सपने की तरह दिखी जाती है सड़क पर साइकिल। एक कविता का शीर्षक है बेखटके। बेखटके, जिसमें कोई खटका ना हो, बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके रात 12 का शो देखकर। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके रात 12 का शो देखकर। रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले, कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटकी इच्छाओं से। इतनी रात गए सूने प्लेटफॉर्म पर समझ ना ले कोई ऐसी वैसी। इतनी रात गए सूने प्लेटफॉर्म पर समझ ना ले कोई ऐसी वैसी। मैं ऐसी वैसी न समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख, एक दृश्य रचने के लिए मिलें मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की, आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह। होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधियाती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए, जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे। तिस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। अब मैं 2 कविताएं सुना रही हूँ, एक कविता छोटी सी है। कविता का शीर्षक है आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधेपन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। एक कविता सुना रही हूँ इस लोकतंत्र में, आखिरी कविता होगी मेरी, वो मिल जाएगा। भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आपका जो स्टेज है ना इसकी गलती है।
रखूंगा उसको क्योंकि मुझे सामने कुछ भी नहीं मिल रहा है। कवि को रखने के लिए किताब तो मिले कि वो कहाँ का। ये इस लोकतंत्र में, कविता का शीर्षक है इस लोकतंत्र में। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरेपन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाने से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी किसी भी जगह, गांव, देश, प्रदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घर। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को पाट। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकती हूँ नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। किसी एक को राष्ट्रीय बग्गी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया और सबसे ज्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हो। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है। तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते, तो इस लोकतंत्र में किससे कहूँ अपने मन की बात। थैंक यू। बहुत खूबसूरत कविताएं, बहुत खूबसूरत कविताएं। दोस्तों, हमारे साथ हैं राजीव कुमार। हम सब लोगों के लिए राजीव कुमार कवि हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए राजीव कुमार अपने आप में एक पुस्तकालय हैं। अगर आप बैठें और बातें करने लगें तो आपके पास वक्त की कमी पड़ जाएगी, उनके पास वक्तव्यों की कमी नहीं होगी। मैं गुजारिश करूंगा राजीव कुमार से कि वो अपनी कविताएं हमें सुनाएं। जी। चित्रा पहली कविता है। मैं और चित्रा साथ पढ़ते थे। मेरे बात करते रहने में वो खुश रहती थी। मैं उसकी आंखों में अपनी आत्ममुक्ता पढ़ता रहता। पढ़ते हुए मैंने नौकरी पाई। पढ़ाई छूट गई उसकी शादी होते ही। वह 3 बच्चों की मां बनी। शादी मेरी देर से हुई, बच्चे ज्यादा देर से। अपने से खुश नहीं तो बच्चों को कितना प्रक्षेपित करूं। चित्रा पूछती थी तुम बच्चों के बारे में नहीं बताते। मैं कह नहीं पाता कि मैंने तुम्हें कल की उजाड़ शाम के बारे में भी नहीं बताया। मैंने कहाँ ये बताया कि मैं डरा हुआ हूं समय से। हार भींग रही है मेरे भीतर। ऋचा ने जुगाड़ करके दिल्ली में करा ली हैं समीक्षाएं। मैं ढूंढता रहा हूं प्रकाशन योग्य सामग्री। प्रकाशक की क्रूरता निराला के समय से ज्यादा बढ़ी है चित्रा। पेड न्यूज इन दिनों बिक रहा ज्यादा। पे नहीं कर पा रहा मैं पेट्रोल का बिल। तुम नहीं बहुत अच्छा कर पाई चित्रा, शायद तुमने जीवन में यही सबसे अच्छा किया। साहित्य क्लबों में मेरी सरकारी नौकरी उपहास का ही विषय है। तुम्हारे पति के व्यवसाय तुम्हें दे ही देते हैं असमी और नक्षत्र के जेवर। क्या बात। मैं जुगाड़ कर कुछ सपने सजाता हूं। दोस्तों ने मेरी कविताओं से पहले ही कर लिया था दूर अपने को। उड़नछू होती गई हैं मेरी सखियां, वे जो अखबार में मेरे साथ थीं और अखबार में कुछ दिनों बाद ही आने लगीं। रोमा तो मेरे साथ सिगरेट के धुएं दूर तक फेंकती थी। रोमा तो मेरे साथ सिगरेट के धुएं दूर तक फेंकती थी। खास ब्रांड की व्हिस्की हालांकि अपने ही पैसों से पीती रही। उसकी फिल्में पूरी नहीं हो पा रही, अब इसका टेंशन है। चित्रा, भारी पड़ा मेरा प्रोफेशन मेरी उम्मीदों पर। जिंदगी तुम्हारी आंखें अभी रोशनी से भरकर रखती है। तुम पसंद के फूल चुनती हो,
बेमौसम की हरी सब्जियां। जिंदगी तुम्हारी आंखें अब भी रोशनी से भरकर रखती है। तुम पसंद के फूल चुनती हो, बेमौसम की हरी सब्जियां। तुमने सजाया घर सितारों से, बच्चे तुम्हारे पार कर जाएंगे तुम्हारे परिवेश। हम दोनों जिंदगी से अब भी लड़ ही रहे। वो न्यूज में नहीं दिखा पाती सियासी चेहरा, अपराधी को पहचान कर भी काम की बाइट नहीं चला पाती। मैं लिख नहीं पाता बेखौफ अपने मन की। प्रेम और निराशा में ही तय होता रहता है रचनाओं का सफर। बच्चे छुट्टियों में विदेश नहीं जा पाते, पहाड़ों पर जाने के नाम से ही घूरने लगे हैं अब। मासिक आमदनी इतनी नहीं, और ये अलग किस्म का प्रॉब्लम है। बच्चे छुट्टियों में विदेश नहीं जा पाते, पहाड़ों पर जाने के नाम से ही घूरने लगे हैं अब। मासिक आमदनी इतनी नहीं अब तक कि रोमन साम्राज्य की बारीकियां खुद ही देखकर कह सकूं कि इनमें कुछ नहीं था भव्यता और धन के सिवा। तुमने मेरी उस कहानी पर सबसे अच्छी टिप्पणी भेजी थी चित्रा। छोटे और गरीब मुल्कों ने सरहदों से बाहर बहुत सी बेशकीमती कलाकृतियां कर ली। वियतनाम की पेंटिंग की प्रदर्शनी जरूर देख लेना। और हाँ, दीर्घाओं में घूमते अब मैं उकता जाता हूँ, और अब सही में है ये काल दिशा निरपेक्ष। बहुत खूबसूरत। दूसरी रचना अंगूठी। ये प्रेम यतीश कुमार जी और गीत जी के बगल में बैठ के प्रेम कविता। एक अंगूठी। तुम उन संवेदनाओं से अनुभूत होना, तुम उन संवेदनाओं से अनुभूत होना किन किन रूपों में कभी अपनी अनुपस्थिति से भी अंगूठियां पारिभाषित करती रही हैं प्रेम को युगों से। तुम उन संवेदनाओं से अनुभूत होना किन किन रूपों में कभी अपनी अनुपस्थिति से भी अंगूठियां पारिभाषित करती रही हैं प्रेम को युगों से। कभी मछलियां निगल गईं, अंगूठी आशा और प्रेम से भरी हुई। कभी मछलियां निगल गईं, अंगूठी आशा और प्रेम से भरी हुई। शकुंतलाओं ने लज्जा वसन छोड़कर भी किया इनका वरण। बहुत खूबसूरत। कभी बहुत मछलियां निगल गईं, अंगूठी आशा और प्रेम से भरी हुई। शकुंतलाओं ने लज्जा वसन छोड़कर भी किया इनका वरण। कभी मुद्रिकाएं एकादश रुद्र से भिजवाई गईं, कभी मुद्रिकाएं एकादश रुद्र से भिजवाई गईं अशोक वाटिकाओं में। राम नाम अंकित अति सुंदर। अपनी उंगलियां देख कभी निराश मत होना, इन्हें सूनी रखने का निर्णय भी हमारे प्रेम ने लिया। अंतिम। बिल्कुल जी। बड़ी तस्वीर, इसका शीर्षक है। एक लाइन बोलना है कि एक बड़ी तस्वीर घर में है, एक मित्र आता है, बस बाकी आप देखें। मैं कहीं से कुछ भी कहना चाहूंगा, आंखें छलक जाएंगी। इतने दिनों बाद जब तुम आए हो तो जब्त करना होगा तुम्हें बहुत कुछ। मेरी शामें अब वैसी नहीं रही, मेरी शामें अब वैसी नहीं रही तुम जिसमें भींगे थे कभी। दिन बदहवास रहते हैं, बाई कभी कभी धोखा देती है, छुट्टियां मारती है झूठ बोलकर। निरंतरता तो खैर मुझ में भी नहीं रही उतनी। किचन थोड़ा गंदा रहता है पर हो जाता है कोई न कोई उपाय। तुम्हारी पत्नी अपर्णा तो ठीक है, अब तो कुछ नहीं है ना खलिस तुम दोनों के दरमियान। खामखा तुमने जिंदगी से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। मैं कुछ बताते हुए चुप सा जब दिखूं तो समझना मैं उदास नहीं, चुप नहीं। कई वर्षों के वाक़ये एक साथ तेजी से बता रहा हूं। जुबान अब उतनी तेजी से नहीं चलती घटनाओं के साथ, बस इतना ही मलाल है। मैं बोडका लेके लौटता हूं थोड़ी देर में, तब तक मेरी नई किताबें देखो तुम। बहुत तस्वीरें टंगी हैं घर में, बोझिल मत होना। मुझे काफ़ी दिलासा देती हैं ये जीवंत कविताओं सी। मैं निकल गया हूं
कुछ देर जाकर लौटता हूँ, पैसे भूल गया था लेना। रामशरण मेरा मित्र खड़ा है आंसू लिए, बड़ी तस मैं निकल गया हूँ। भावुक कविता, भावुक इंसान यह होता है। और मैं अब बिना किसी कोई भी वक्त गंवाए आप लोगों को और इंतज़ार नहीं कराऊंगा और आमंत्रित करूंगा गीत चतुर्वेदी। तालियों से स्वागत करें। शुक्रिया सत्या। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, राजीव जी इतनी सुंदर कविता, बहुत बहुत साधुवाद आपको। यतीश जी, नीलेश जी, उत्पल जी, सत्या खुद, रमा जी, इतनी सुंदर कविताएं सुनने के बाद तो कुछ देर खामोश रहना चाहिए, लेकिन मंच की परिपाटी तो एक ये भी है कि हमें बोलना होता है, आगे चलना होता है। छोटी छोटी कुछ कविताएं सुनाऊंगा मैं, कुछ एक मंझले आकार की भी। उम्मीद करूंगा कि मेरे दिल की बातें आपके दिल तक पहुंचें। तलाशी। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। रश्क माने चलन। खूबसूरत। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 सपनों की खूबसूरत। तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसी ही छोटी सी एक और कविता है और वो प्रेम से ही संजीवित है कि जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम। क्या खूबसूरत। आंखों को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है और ये 4 लाइनें आंखों पर हैं कि सारी किताबें तुम्हारी आंखों की तरह खुलती हैं। खूबसूरत। सारी किताबें तुम्हारी आंखों की तरह खुलती हैं, कोर से कोर तक, कवर से कवर तक। किताब के भीतर बैठकर मैं किताब लिखता रहा। सारी किताबें तुम्हारी आंखों की तरह खुलती हैं, कोर से कोर तक, कवर से कवर तक। किताब के भीतर बैठकर मैं किताबें लिखता रहा और तुम कहती रहीं मेरी आंखों के पन्ने रह रह के फड़फड़ाते हैं, मेरी आंखों के पन्ने रह रह के फड़फड़ाते हैं। एक कविता है जिसका शीर्षक ही है रूठी हुई। और कविता के पीछे की कथा ये है कि ये उस लड़की को समर्पित है जो 5वीं कक्षा से मेरे साथ रहती आई और अब मेरे घर में मेरी जीवन संगिनी के रूप में रहती है। हम बचपन से साथ में हैं और आप समझ सकते हैं, ना भी समझें तो मैं अपनी तरफ से इसे अभिव्यक्त कर देता हूँ कि जब कोई लड़की 5वीं क्लास से आपके साथ रहती हो तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी दादागिरी मैंने झेली होगी उनकी। जब हर बात पे रूठ जाना, मनाते मनाते जिंदगी निकल जाए, मैंने कहा एक दिन कविता लिख दूंगा। इस पे भी शिकायत, उसके लिए लिखी, मेरे लिए क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा चलो एक लिख देता हूं। मैंने लिख दी और तब से रूठना बंद हो गया। मैंने कविता का शीर्षक ही रखा रूठी हुई।
धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है। धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है, वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है, वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। जबकि मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं, और मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी, जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी, मुझे ईश्वर पे नहीं प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। वो सुनती है, अलमारी से किताब निकालती है और गुर्र से कहती है चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं। कहती है चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। एक और सुनाएं? 4 पंक्तियां लीजिए यहां पर, दिल से निकली। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग के सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत। कुछ वादे पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कवियों को तो बहुत एहसास होगा इस बात पे, कवि एक्सपर्ट होते हैं इसमें, कि कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। बहेलिया मतलब जो चिड़ियों का शिकार करता। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। लोभ से एक बयान है, कविता है, और कविता में भरोसे की कविता है। क्योंकि जब कविता से भरोसा हटने लगे तो कोई शरण नहीं बचती, तब शब्द ही होते हैं। हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा, चांद रूठ कर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौट कर आएंगे ये सारे जुगनू और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गीत। हम लोगों ने बहुत प्यार से सुना गीत को, गीत उतने ही प्यार से सुनाते भी हैं। गीत को सुनते सुनते हम मिलेनियल्स जो किड हैं वो तुरंत 90s में चले जाते हैं। और जब 90s में मैं गया तो मुझे एक बात ध्यान आई।
एक छोटा सा गेगल था 31st को जो हमारे यहाँ प्रोग्राम आता था, तो उसमें था कि एक इंसान दूसरे इंसान को दौड़ा रहा है, एक बार इधर जाता है लेके, दूसरी बार आगे वाला दौड़ता जा रहा है, पीछे वाला दौड़ाते जा रहा है। एक तीसरा इंसान बैठा हुआ है, वो देख रहा है दोनों को दौड़ते हुए, तो वो पीछा करने वाले को रोकता है और पूछता है कि भाई क्यों दौड़ा रहे हो उसे? तो वो कहता है कि वो कवि है। ठीक है, तो वो कहता है अच्छी बात है, कवि है तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन तुम क्यों दौड़ा रहे हो उसको? तो वो बताता है कि अपनी सुना गया, मेरी नहीं सुन रहा। मैं वैसे तो वैसे मंच पर ही हैं, लेकिन सत्या जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया, अगर आप आमंत्रित नहीं करते तो भी मैं समय निकाल लेता, मैं ऐसा होने नहीं देता। तो वैसे मैं कवि नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन वही है कि उम्र की खुमारी में इंसान कुछ लिखता है, मैंने भी कुछ लिखा है, मैं सुनाना चाहूंगा। उन्वान है न जुनू रहा न परी रही, न जुनू रहा न परी रही। कविता है या जो कुछ भी है, देखना तुम्हारी हथेलियों को और बताना झूठे भविष्य, सताना तुम्हें और कहना कि मरोगी तुम छोटी उम्र में ही, कहना तुम्हारा कि जानती हूं, बस ये बता दो कैसे, चूमना उंगलियां और कहना मेरा कि हठात योग है, किसी फसाद में, विश्वासघात से, या फिर बिना किसी कारण ही, हंसना तुम्हारा और कहना कि फसाद में मरना अवसाद में मरने से कहीं बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हंसना तुम्हारा और कहना कि फसाद में मरना अवसाद में मरने से कहीं बेहतर है, और श्वास का टूटना विश्वास के टूटने से कहीं अच्छा। फिर रुआंसा होना तुम्हारा और कहना मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती थी। सब कुछ खत्म नहीं हुआ प्रिय, बस तुम बिन बूढ़ा होना विश्वासघात सा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी कविता सुनाऊंगा, अधूरा सा कुछ, उन्वान ऐसे ही रख दिया होगा, बस जो है ये, मफलर का एक सिरा फंस गया हो जैसे, ठीक वैसे यादें उघड़ती जाती हैं। यादें तब की जब भूल जाया करता था Y2K समस्या और याद रहते थे मीर बशीर। यादें तब की जब तुम्हारी जुल्फें छोटी थी और परेशानियां लंबी। यादें तब की जब कीन्स और परेटो बोझिल थे और उन्हें बांचने वाले बेदिल। यादें तब की जब दोस्तों ने पहली दफा दिखाए थे सिगरेट के छल्ले और तुमने पहली दफा दिखाई थी आंखें। यादें तब की जब प्याज पर गिरती थी सरकार और प्यार पर उठते थे तलवार। यादें तब की जब जमीन पैरों का गुलाम था और आसमान सपनों का पड़ोसी। याद की तासीर अब भी कायम है, तेरे मफलर सा ही मुलायम है। फर्क इतना है कि किरदार बदल दिए हमने। अब तुम मेरी कहानियों में परी हो और मैं तुम्हारे अफसानों में राजकुमार। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बस कविताएं या जो कुछ भी थी यही है। मैंने थोड़ी सी नाइंसाफी रमा जी के साथ की है, इन्होंने 2 ही कविताएं सुनाई। मैं बिल्कुल इन्हें आमंत्रित करता हूं कि ये तीसरी कविता सुनाएं और उसके बाद मैं इस कविता को का समापन करूंगा। जी शुक्रिया। ये कविता मैं अपने मन से मांग के पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये कविता अभी घटी हुई घटना पर कब लिखी थी और वो एक सवाल आप सबसे करती है और उनसे भी जो रहनुमा है इस मुल्क के और जो देख रहे हैं। तो हुआ यूं था कि कारगिल वॉर खत्म हुई तो शौर्य चक्र बटे। कल भी गए 14 लोग, चाहे किसी रैंक का कहो, गए हमारे सैनिक, ठीक है। तो जब शौर्य चक्र बटा तो मेजर बत्रा को ये रेखा मेरी भी जो है बरखा दत्त, उन्होंने मेजर बत्रा की जगह अपनी रिपोर्टिंग बता दी तो वो मारे गए। उसके बाद वही शौर्य चक्र राजपथ पर दिया गया। अब इस घटना की मैं भी गवाह थी क्योंकि मैं कश्मीर में थी, मुझे पता था बरखा से क्या गलती हुई। तो अब जब उनके पिता लेने गए ये शौर्य चक्र, जैसे कल उन सैनिकों के माँ बाप जब दिए जाएंगे शौर्य चक्र तब जाएंगे,
तो उस समय राजपथ पे क्या घटता है और देश क्या करता है, ये कविता उस पर है, इसलिए चूंकि घटना हाल की है इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूं उन सबको नमन करके। शौर्य चक्र। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। सब कुछ ठहरा सा, ठिठका सा, निस्तब्ध, एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द। सब कुछ ठहरा सा, ठिठका सा, निस्तब्ध, एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द, एक भीगे अंतस की दो सूखी आंखें, एक निर्निमेष दृष्टि पर दो आंसू कांपे। मेजर बता कि पिता की आंखों में दो आंसू थे। वो सारा दृश्य आप एक बार 26 जनवरी का याद कीजिए। सब कुछ ठहरा सा, ठिठका सा, निस्तब्ध, एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द, एक भीगे अंतस की दो सूखी आंखें, एक निर्निमेष दृष्टि पर दो आंसू कांपे। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। बोझिल हवाओं में उद्घोषित नाम, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान, राष्ट्रपति सन्मुख हैं, हो रहा यशगान, बाप को दिया आज बेटे ने दान। बोझिल हवाओं में उद्घोषित नाम, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान, राष्ट्रपति सम्मुख हैं, हो रहा यशगान, बाप को दिया आज बेटे ने दान। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वही खड़ा होता है। उस एक क्षण में क्या क्या होता है, ये वो एक क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश। आपको बेटा पूरी जिंदगी का एक क्षण में याद आता है। क्या क्या याद आता है? वो एक क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश, वो एक क्षण जो लिख जाता है बाकी इतिहास। वो एक क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश, वो एक क्षण जो लिख जाता है बाकी इतिहास। वो एक क्षण जो अतृप्त कामनाओं का दंश है, वो एक क्षण जो हजारों विषधरों का दंश है। वो एक क्षण जो अतृप्त कामनाओं का अंश है, वो एक क्षण जो हजारों विषधरों का दंश है। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वही खड़ा होता है। उस एक क्षण में पुत्र जन्म, मुंडन और ब्याह, उस एक क्षण में पुत्र जन्म, मुंडन और ब्याह, और उसी एक क्षण में जलती चिता का गर्मदाह। वो एक क्षण में पुत्र जन्म, मुंडन और ब्याह, उस एक क्षण में जलती चिता का गर्मदाह। वो एक क्षण जब गूंजती है तालियों पर ताली, और वो एक क्षण जब अंतस हो जाता है खाली। वो एक क्षण जब गूंजती है तालियों पर ताली, वो एक क्षण जब अंतस हो जाता है खाली। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वही खड़ा होता है। वो एक क्षण उठा जाता है प्रश्न 100 बार, वो मुन्ना तो चला गया अब क्या करोगे यार। वो एक क्षण जो ये प्रश्न उठा जाता है 100 बार, वो मुन्ना तो चला गया अब क्या करोगे यार। वो एक क्षण मन को रहा बार बार मत, बस एक क्षण में राजपथ है उसको अग्निपथ। उस एक क्षण में राजपथ है उसको अग्निपथ। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वही खड़ा होता है। वो क्षण में कह रहे इसने देश को बचाया। यशगान किया जाता ना कि क्या किया इसने। वो क्षण में कह रहे उसने देश को बचाया, सीने पे गोली झेलकर शत्रु को भगाया। उस एक क्षण से कोई पूछता तो एक बार, उस एक क्षण से कोई पूछता तो एक बार, क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया। उस एक क्षण से अब यहां से कविता टर्न लेती है जहां ये मेरी अपनी बात गई कि क्या प्रश्न उठते हैं। उस एक क्षण से पूछता था कोई एक सवाल, क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया। क्या बचाया उसने, नेता की कुर्सी को, अभिनेता की कार को, पत्ते सी कांपती में हवा में झूलती सरकार को, भीख के कटोरों को, युवती के बलात्कार को, आतंक की छाया में बंदूक के व्यापार को, आरक्षण की राजनीति में दलितों की मार को, धर्मांधता के नाम पर होते नरसंहार को, गुमराह युवकों को, माफिया के संसार को, भ्रष्ट अधिकारियों के फैलते कारोबार को, और बिके हुए साहित्यकारों के निरर्थक साहित्य सार को। क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया।
ये जो देश है वो देश की जमीन और देश की सीमा के नाम सैकड़ों जवानों ने दे डाले अपने प्राण, सब कुछ हुआ और कुछ भी ना हो पाया, देश का कलुष लाल रक्त भी ना धो पाया। सब कुछ हुआ और कुछ भी ना हो पाया, देश का कलुष लाल रक्त भी ना धो पाया। लो हो गया सम्मान, अब मंच से उतर जाओ। लो हो गया सम्मान, अब मंच से उतर जाओ। लुटे हुए बाप हो, जाओ अपने घर जाओ। लो हो गया सम्मान, अब मंच से उतर जाओ। लुटे हुए बाप हो, अपने घर जाओ। थके हुए पांव हैं, मरा हुआ मन है, शौर्य चक्र है ये बाप का कफन है। वाह, शौर्य बहुत चक्र बहुत के बाप। खूबसूरत कविता। इस इतनी खूबसूरत कविता के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ूं, उसके पहले मैं बताऊं कि कू ऐप की तरफ से हमारे सम्मानित कवियों को एक छोटा सा उपहार है, जिसके लिए मैं विकास को आमंत्रित करता हूं। विकास, कृपया मंच पर आएं। मैं जीऊंगा अपनी तरफ और कभी नहीं कहूंगा कि नहीं करूंगा। विकास आ जाए। दोस्तों, इसके पहले एक बड़ी अच्छी सी बात आई है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। दो ओडिया कवि हैं जो हिंदी में अपनी एक एक कविता पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं, जी, मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निवेदिता जैन को और डॉक्टर आभांजलि, दोनों लोग कृपया आए। हाँ जी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था, तो वहाँ वरिष्ठ कवि शंभुनाथ जी